सो यार वेलकम है आपका अपने ऑसम से यूट्यूब चैनल AKTU अड्डा पर, जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं UHV की यूनिट 4। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यार यूनिट 4 तक आ गए हो, तुम लोग तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो। तुम नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा भाई। सबड़ू सब्सक्राइब करने का मेरा बच्चा है तू, समझा? लाल बटन को तोड़ दे तुरंत, समझा? और अपना टारगेट तो याद है ना, अपने को 90 मार्क्स अचीव करना है। हाँ, इस बार 70 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो अपने को 60 के ऊपर मार्क्स चाहिए। क्लियर है? सो टारगेट को याद रखना। जैसे अभी तक हमने तीनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़ा है, वैसे ही यूनिट 4 को भी अच्छे से किल करना है। ठीक है? सो बढ़ते हैं आगे। सो आगे नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाले, ट्रिक्स का भी यूज किया गया है जिससे कि आप चीजों को इजीली याद रख सको। क्वांटम नोट्स को भी रेफर करेंगे जहां पे हमें नीड होगी, एंड 90 मार्क्स के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी एंड टिप्स बताई जाएगी। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था मार्क्स गेनिंग वर्ड्स, कौन से वर्ड्स आपको हर आंसर में इंक्लूड करके रखने, एंड हम मोस्ट अपडेटेड सिलेबस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर? AKTU UHV एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड सही लिखोगे तो फुल मार्क्स गारंटीड मिलेगा। एग्जामिनर सिर्फ कीवर्ड पढ़ता है, इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ेगा, सिर्फ कीवर्ड्स। और मैं तो कहूंगा कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। ठीक है? जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो उन्हें अंडरलाइन कर देना, फुल मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। सिलेबस यूनिट 4 का सिलेबस बहुत बड़ा था एंड बहुत वैरायटी भी थी, सो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। बेसिकली इस यूनिट का नाम है हार्मनी इन नेचर। वी विल स्टडी हार्मनी इन नेचर, एंड उसके बाद हम नेचर के बारे में जानेंगे कि नेचर में कितने ऑर्डर्स होते हैं, नेचर की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो यूनिट तो बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना है आपको। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज हार्मनी इन नेचर। अपने चैप्टर का ही नाम है हार्मनी इन नेचर, एंड हार्मनी तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। हार्मनी क्या होता है? जब सारी यूनिट्स साथ में हो, पीसफुली हो, ऐसे स्टेट को हार्मनी कहते हैं। जब नेचर की सारी यूनिट्स साथ में हो, शांति से हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, उस स्टेट को हार्मनी कहते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? नेचर में हार्मनी को होना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सिंपल सी बात है यार, टू सॉल्व ग्लोबल वार्मिंग, टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज। जितनी भी नेचर की प्रॉब्लम्स है सब लिख डालो। नेचर में हार्मनी होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, टू सॉल्व ग्लोबल वार्मिंग, टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज। क्लियर? 2 मार्क्स में डेफिनेशन आती है हार्मनी की, तो एक बार देख लेना। ठीक है? एंड नेचर में कितनी यूनिट्स होती हैं, कितने ऑर्डर होते हैं, इसके लिए भी परेशान मत होना। 5 मिनट बाद सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा कि नेचर की यूनिट्स क्या होती हैं, ऑर्डर कितने होते हैं। ठीक है? परेशान मत होना, बस अभी सुन लो और वीडियो देखते रहो। 10-15 मिनट बाद हार्मनी की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर वर्सेस स्पेस। सिंपल सी बात है यार, नेचर जो आप जमीन पर देखते हो, जो आप एटमॉस्फेयर में देखते हो, एंड स्पेस जो आसमान में है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है? नेचर इज लिमिटेड। नेचर एक लिमिट है ना, कि अंटार्कटिका से लेकर अमेरिका तक है, या इंडिया का नेचर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है ना। सो नेचर लिमिटेड होता है, नेचर को हम बाउंड कर सकते हैं। नेचर इज लिमिटेड, वहीं स्पेस इज अनलिमिटेड। सिंपल है, इसको क्या एक्सप्लेन करना। स्पेस तो अनलिमिटेड है ना, आपको पता नहीं है कि स्पेस कहां पे एंड हो रहा है। ठीक है? सो स्पेस इज अनलिमिटेड। नेचर इज एक्टिव। एक्टिव का क्या मतलब है? कि चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्लांट डाई कर रहे हैं, इंसान बर्थ ले रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, कभी लिक्विड फॉर्म में, कभी आइस फॉर्म में, कभी स्टीम फॉर्म में। सो नेचर इज एक्टिव, हमेशा चेंज होता रहता है। जबकि स्पेस शो नो एक्टिविटी, स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं होती। नेचर कैन बी एनर्जाइज्ड। नेचर में हम एनर्जी की सप्लाई कर सकते हैं, जबकि स्पेस कांट बी एनर्जाइज्ड। स्पेस में हम एनर्जी की सप्लाई या उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ऑल्सो नेचर इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर: मटीरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। जबकि स्पेस एक लार्ज एंटिटी है, इसका कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है? ये एक वन लार्ज एंटिटी है, जबकि नेचर इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स। क्लियर? सो नेचर वर्सेस स्पेस का डिफरेंस क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। कैन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बी इन हार्मनी विद नेचर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? आपके थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटल एबिलिटी को टच करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो क्या लिखना है अपने को? अर्थ ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ ही एक प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे इंसान भी रहते थे, ट्रीज भी रहते थे, एनिमल्स भी रहते थे। धीरे धीरे इंसानों ने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया
लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हुए डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेट्रा, एंड हार्मनी विद नेचर लॉस हो गई। जैसे जैसे हमने गलत तरीकों से टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाया, नेचर के साथ हार्मनी खत्म होती चली गई। सो टिल नाउ टेक एडवांसमेंट्स आर नॉट इन हार्मनी विद नेचर। अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हुई, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इन हार्मनी विद नेचर। वो नेचर के साथ तालमेल बैठा के नहीं आगे बढ़ाई गई। मतलब कि अभी तक जो भी टेक एडवांसमेंट्स हुई, दे वर नॉट इन हार्मनी विद नेचर। लेकिन अभी भी टाइम है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करते हैं एंड ट्राई टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस विद टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैन बी इन हार्मनी विद नेचर। ऐसा नहीं है कि कभी हार्मनी स्थापित नहीं की जा सकती। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करें एंड इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की कोशिश करें टेक्नोलॉजी के साथ ही, तो हार्मनी पाई जा सकती है, हार्मनी विद नेचर को लाया जा सकता है। क्लियर? सो इस तरह की कहानी आपको बना के लिखनी है। शुरू करना है अर्थ से, फिर बताओ क्या क्या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स हुए, क्या क्या उससे हार्मफुल इफेक्ट्स हुए, एंड अभी तक हार्मनी में नहीं थे हम। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं एंड इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम हार्मनी में आ सकते हैं। क्लियर? 10 मार्क्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो कांग्रेचुलेशंस। तो फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, लेट्स मूव फर्दर। सो चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। नेचर क्या होता है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में, या लिविंग या नॉन लिविंग, डॉग्स, ट्रीज, स्टोन्स, सैंड, वाटर, जो भी है सब नेचर का पार्ट है। जब इन सब को कलेक्टिवली हम एक टर्म देते हैं तो वो टर्म होता है नेचर। समझे? नेचर में इनफाइनाइट यूनिट्स होती हैं, लेकिन तब भी एक डायनामिक बैलेंस बना रहता है। नेचर में ही रैट भी रहता है एंड नेचर में ही कैट भी रहती है, लेकिन तब भी डायनामिक बैलेंस है। ऐसा कभी नहीं होता कि बिल्लियां चूहों को खाई जा रही हैं और चूहे खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। डायनामिक बैलेंस बना रहता है। ऐसे ही वाटर भी नेचर की एक यूनिट है एंड ह्यूमंस भी नेचर की एक यूनिट है। क्लियर? और ह्यूमंस वाटर को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन एक डायनामिक बैलेंस बना हुआ है जो कि अब बिगड़ रहा है, लेकिन तब भी एक डायनामिक बैलेंस है कि हम इंसान अपनी नीड्स को पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन तब भी वाटर आता जा रहा है क्लाउड्स के थ्रू, ग्राउंड वाटर के थ्रू। वो एक डायनामिक बैलेंस बना हुआ है। सो समझ में आ गया? नेचर में इनफाइनाइट यूनिट्स हैं एंड देन टू देयर इज डायनामिक बैलेंस। ऑल यूनिट्स आर कनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर। सारी यूनिट्स कनेक्टेड हैं। नेचर की जितनी भी यूनिट हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। ऑल्सो देयर आर 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। नेचर के 4 ऑर्डर हैं। ऑर्डर मतलब कि हमने नेचर की कई सारी यूनिट्स को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक। मटेरियल ऑर्डर जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, सॉइल, वाटर। प्राणी ऑर्डर जिसमें प्लांट एंड ट्रीज आते हैं। ह्यूमन ऑर्डर मैन एंड वुमेन आते हैं, एंड एनिमल ऑर्डर लायंस, हॉर्स, डॉग्स, ये सब आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 4 ऑर्डर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो नेचर समझ गए होगे। ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज नेचर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, या लिविंग या नॉन लिविंग हो। क्लियर? सो बढ़ते हैं आगे। देयर इज रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर। देयर इज रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर मतलब कि चीजें खत्म नहीं होती, रिसाइकिल रिसाइकिल रिसाइकिल, साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप लिखना ट्रू। देयर इज रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर। नेचर में रिसाइक्लेबिलिटी होती है। और एग्जांपल में लिखना साइकिल ऑफ वाटर। सबको पता है भाई, तालाबों में पानी होता है, वो सोलर रेडिएशन की वजह से इवेपोरेट होता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड से रेन होती है, वाटर फिर धरती पर आ जाता है, फिर तालाबों में रहता है, रिवर्स में रहता है, देन फिर इवेपोरेट होता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, तो रिसाइकेबिलिटी है नेचर में। देन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब आपने एक प्लांट लगा दिया, ठीक है, प्लांट ट्री में बना, ट्री में फ्रूट्स निकले। मान लो मैंगो ट्री था, उसमें मैंगो निकला, आम निकला। अब आम के अंदर सीड होती है, तो आम लगा हुआ था, उसको किसी ने नहीं तोड़ा और गिर के जमीन पे गिर गया, ठीक है। और वो सीड फिर से ग्राउंड में चली गई, कहीं से वाटर मिल गया, प्लांट फिर से उगाया, तो एक रिसाइकेबिलिटी बनी हुई है, रीजनरेशन हो रहा है अपने आप। क्लियर? सो इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि देयर इज रिसाइकेबिलिटी इन नेचर। समझे? ऑल्सो दिस प्रोसेस इज सेल्फ रेगुलेटेड। कोई इसे कंट्रोल नहीं करता। दिस इज सेल्फ रेगुलेटेड एंड टेक्स प्लेस विदाउट एनी सपोर्ट। कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलता। ये सारे प्रोसेस जो रिसाइकेबिलिटी इन नेचर के एग्जांपल्स हैं, ये अपने आप होते हैं, किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की नीड नहीं होती। क्लियर? सो ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, जनरल टॉपिक है। नेचर मतलब कि ऑल थिंग्स लिविंग नॉन लिविंग प्रेजेंट अराउंड अस इज नोन एज नेचर, ठीक है, नेचर हो गया। एंड रिसाइकेबिलिटी का एग्जांपल बता देना कि साइकिल ऑफ वाटर एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इजी है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, 4 ऑर्डर्स इन नेचर। कितने ऑर्डर होते हैं नेचर में? 4 ऑर्डर्स। सो जैसा कि मैंने बताया था, नेचर में इनफाइनाइट यूनिट्स होती हैं। नेचर में इनफाइनाइट यूनिट्स होती हैं। बेड हो गया, चादर हो गई, टीवी हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमंस हो गए, वाटर हो गई, सैंड हो गई, सब नेचर का पार्ट्स हैं। लेकिन
ऐसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। सो हमने इन्हें 4 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इन्हें 4 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया। देखते हैं कौन से 4 ऑर्डर हैं। पहला मटेरियल ऑर्डर, मोस्ट मेंबर्स आर नॉन लिविंग। इस ऑर्डर के ज्यादातर मेंबर्स नॉन लिविंग होते हैं। दे कैन नीडर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी नेचुरल थिंग्स होती हैं जिसको ना आप बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो। एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, एयर। सो मटेरियल ऑर्डर मतलब कि सॉइल, मिट्टी, पानी, हवा, जिसको ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, एंड दे आर नॉन लिविंग इन नेचर। ठीक है, तो मटेरियल ऑर्डर क्लियर होगा। सॉइल, वाटर, एयर नॉन लिविंग होते हैं एंड दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी के अराउंड पूरी कहानी लिख देना। देन सेकेंड ऑर्डर होता है प्लांट ऑर्डर। दे कैन रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। दे एक्ट एज फूड फॉर एनिमल। ये एनिमल ऑर्डर को सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए खाने के तौर पे काम करते हैं। एग्जाम्पल में फंजाई, प्लांट्स, हर्ब्स, ट्रीज, छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े पेड़। एंड देन सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब भी प्लांट ऑर्डर का पार्ट होते हैं। सो 2 ऑर्डर पहले क्या पढ़े हमने? मटेरियल ऑर्डर, एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, एयर। प्लांट ऑर्डर, फंजाई, प्लांट्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। लिविंग होते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ग्रो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एनिमल ऑर्डर। दे आर लिविंग एंड दे कैन मूव। प्लांट ऑर्डर वाले मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन एनिमल ऑर्डर दे आर लिविंग एंड दे कैन मूव। दे नीड फूड, एयर टू लिव। उन्हें मटेरियल ऑर्डर एंड प्लांट ऑर्डर की हेल्प चाहिए होती है। नीड फूड, प्लांट ऑर्डर से फूड लेते हैं, एंड एयर टू लिव, मटेरियल ऑर्डर से एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं। सो जो एनिमल ऑर्डर है वो मटेरियल और प्लांट ऑर्डर के दम पे जीता है। एग्जाम्पल लायन, फिश, बर्ड्स। ठीक है। देन फोर्थ ह्यूमन ऑर्डर, मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशी। मोस्ट इवॉल्व्ड मतलब कि दिमागी लेवल हाई रहता है, सबसे बुद्धिमान, फीलिंग्स होती है इनमें, इनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, सेल्फ कॉन्शियस मतलब सही गलत में डिफरेंस करना आता है इन्हें, एंड दे हैव फीलिंग। तो समझ में आया? 4 ऑर्डर होते हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। एंड बहुत सिंपल एंड क्रिस्प नोट से समझाया हूं मैं। तो अगर ये सारी चीजें आपको 3 पॉइंट पता है तो इसके अराउंड आप 9 पॉइंट्स लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो 10 मार्क्स पक्के। बढ़ते हैं आगे। हाँ यार, एक और चीज, 4 ऑर्डर्स इन नेचर का क्वेश्चन है तो ये टेबल ही बना देना। कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा है बस उसी को टेबल फॉर्मेट में भी लिख देना, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। वो सिर्फ टेबल ही देख के आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, पहले आंसर लिख देना बड़ा 2 पेज का, एंड 3rd पेज पे बड़ी सी टेबल बना देना। एग्जामिनर खुश एंड फुल मार्क्स पक्के। सो कॉलम बना देना ऑर्डर का, थिंग्स का, मतलब एग्जाम्पल क्या क्या है उसके, एंड नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको भूल जाना, इसको लिख देना नॉन लिविंग, लिविंग एंड कैन मूव एंड मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही है, एंड ऑर्डर लिख देना। मटेरियल ऑर्डर के एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, एयर। प्राणिक ऑर्डर के एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट्स, हर्ब, ट्रीज। एनिमल ऑर्डर के एग्जाम्पल एनिमल एंड बर्ड्स। ह्यूमन तो ह्यूमन हो गए। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ 4 ऑर्डर्स इन नेचर आर इंटरकनेक्टेड। ये तो हमें पता ही है कि सारे ऑर्डर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में इसके भी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो इसको भी एक बार सुन लो। इन नेचर ऑल यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फुलफिलिंग ईच अदर। जितनी भी यूनिट्स होती है नेचर में, वैसे तो इनफाइनाइट यूनिट्स होती हैं, हमने पढ़ा है, एंड डायनेमिक बैलेंस होता है। सो इनफाइनाइट यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फुलफिलिंग ईच अदर। एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड एक दूसरे की मदद करती रहती हैं। क्लियर? ऐसे ही चारों ऑर्डर भी एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, एक दूसरे की जरूरत उन्हें पड़ती रहती है। ठीक है, तो देखते हैं मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर, सॉइल, वाटर, एयर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर प्लांट्स के लिए जमीन प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, ताकि प्लांट ऑर्डर ग्रो कर सके। क्लियर? सो मटेरियल ऑर्डर एंड प्लांट ऑर्डर कनेक्टेड है एक दूसरे से। एंड देन प्लांट ऑर्डर होल्ड सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। एंड वही प्लांट ऑर्डर जब सॉइल में गड़ा रहता है, उसकी रूट्स सॉइल में फैली रहती है, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। प्लांट की रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिससे कि इरोजन नहीं होता, एंड मटेरियल ऑर्डर इंटैक्ट रहता है। सो इस वे में प्लांट ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर की हेल्प करता है। नेक्स्ट, मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड सरफेस टू ह्यूमन ऑर्डर फॉर मूवमेंट। अब सोचो मेरे भाई, अगर जमीन नहीं होगी, सॉइल का बेस नहीं होगा, तो हम चलेंगे किस पे? क्लियर? अगर पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तो इंसान जिएंगे कैसे? मतलब कि हमें मटेरियल ऑर्डर की बहुत ज्यादा नीड है। क्लियर? मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड सरफेस टू ह्यूमन ऑर्डर फॉर मूवमेंट
एंड इट प्रोवाइड्स वाटर ऑक्सीजन टू ह्यूमन ऑर्डर। तो ह्यूमन ऑर्डर भी मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एनिमल एक्सक्रीटा एनरिचेस द मटेरियल ऑर्डर। एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है ना, वो ड्राई अप होके सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, न्यूट्रिएंट बन जाता है। तो एनिमल ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर की इस तरह हेल्प करता है, सॉइल को एनरिच कर देता है। एंड लास्ट, सिंपल सा पॉइंट, प्लांट ऑर्डर प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल एंड ह्यूमन ऑर्डर। जो हमें खाना मिलता है उसके लिए हम प्लांट ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? मतलब कि चारों ऑर्डर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप फोड़ दोगे, बस कॉमन सेंस से लिखना है इस आंसर को। ठीक है? तो इसी के साथ अपना सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। एंड अगर मजा आ रही है तो प्लीज कमेंट कर बताओ, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नहीं तो यूट्यूब को पता कैसे चलेगा कि कौन सा वीडियो अच्छा है कौन सा खराब है। सो प्लीज लाइक करने में मत शर्माना, लाइक करके छोड़ दो यार, तुम्हारा क्या चाहता है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है? वहां पे कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है, एग्जाम के बाद भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। सो व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट हो जाना। बढ़ते हैं आगे। कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक भी किया जा सकता है। सो कोएग्जिस्टेंस होता क्या है? स्टेट इन विच टू और मोर ग्रुप्स आर लिविंग टुगेदर कीपिंग इन माइंड देयर डिफरेंसेस, दे आर लिविंग नॉन वायलेंटली एंड दे हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो कोएग्जिस्टेंस आए तो जितना मैंने स्क्रीन पर लिखा है बस छाप के चले आना, डिट्टो के डिट्टो छाप के चले आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। आई गारंटी यू फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल डेफिनेशन है और एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाएगी। सो कोएग्जिस्टेंस एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा टाइम है जब दो लोग, दो डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले लोग, दो डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोग साथ में रह रहे हैं एंड एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लड़ नहीं रहे कि तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी आइडियोलॉजी मानो, तुम मेरी थिंकिंग मानो। लड़ नहीं रहे, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है उसका अलग सोचना है वो भी यहां रह सकता है, मेरा अलग सोचना है तो भी हम दोस्त रह सकते हैं। ऐसे स्टेट को कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? कोएग्जिस्टेंस के स्टेट में लड़ाई नहीं होती, वायलेंस नहीं होता, नॉन वायलेंटली लोग रहते हैं एंड दे हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक दूसरे की सोच के प्रति रिस्पेक्ट रहती है कि माना यार तुम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हो, कोई बात नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग है, मैं इजराइल को सपोर्ट करता हूं, ये मेरी थिंकिंग है। सो हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट करके कि उसका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है। क्लियर? सो एग्जाम्पल लिख देना इजराइल फिलिस्तीन वाला, ठीक है? ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेरे दोस्त को बादशाह पसंद है और मुझे हनी सिंह, लेकिन तब भी हम दोनों साथ में रहते हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं उसकी थिंकिंग को एक्सेप्ट करता हूं कि वो बादशाह का फैन है और मैं हनी सिंह का। वी आर लिविंग नॉन वायलेंटली एंड वी गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो अगर चाहो तो। देन कोएग्जिस्टेंस के दो टाइप होते हैं, पैसिव कोएग्जिस्टेंस एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। पैसिव मतलब कि बस एग्जिस्ट कर रहा है, इतना इफेक्टिव नहीं है कोएग्जिस्टेंस। तो चलो देखते हैं। पैसिव कोएग्जिस्टेंस मतलब कि वेयर वन ऑफ द ग्रुप इज लेस पावरफुल देन द अदर, इट इज एन अनइक्वल रिलेशनशिप। तो यार ये नीड बन जाती है, तो जो लेस पावरफुल ग्रुप है ना उसकी नीड बन जाती है, यार इनके थॉट्स को भी एक्सेप्ट कर लो, ये ज्यादा पावरफुल है, इनसे कौन लड़ाई जाके, वायलेंस तो हम कर नहीं सकते। सो पैसिव कोएग्जिस्टेंस एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक ग्रुप ज्यादा ही पावरफुल है और एक ग्रुप लेस पावरफुल है, तो अनइक्वल रिलेशनशिप है। लेकिन तब भी कोएग्जिस्टेंस चल रही है क्योंकि पावरफुल वाला ग्रुप एक्सेप्ट कर ले रहा है सामने वाले के थॉट्स को, वो उसके साथ वायलेंस नहीं कर रहा है कि मेरी बात मानो। ठीक है? तो पैसिव कोएग्जिस्टेंस ये होगा। देन सेकंड टाइप, एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। ये क्या होता है? दे हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, दे हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेस ईच अदर डिफरेंसेस, एनवायरनमेंट इज ऑफ पीस, जस्टिस एंड इक्वालिटी। यहां पे दोनों ग्रुप बराबर के होते हैं, यहां पे दोनों ग्रुप बराबर के होते हैं। ठीक है? सो कोएग्जिस्टेंस बहुत टफ चॉइस हो जाती है कि अगर वायलेंस बढ़ गया तो दोनों लोग मारेंगे, यार इधर से घुसे उधर से लात, लेकिन तब भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। दिस इज एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। दे हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेस ईच अदर्स डिफरेंसेस। एंड एनवायरनमेंट किसका होता है? पीस होती है, जस्टिस होता है एंड इक्वालिटी रहती है। क्लियर? सो कोएग्जिस्टेंस के दो टाइप थे, पैसिव कोएग्जिस्टेंस, एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। पैसिव मतलब कि जहां पे दो अनइक्वल ग्रुप्स हैं, एक पावरफुल है एक लेस पावरफुल है, एंड एक्टिव में दोनों बराबर के हैं। सो बढ़िया से लिख देना इस आंसर को, सजा के आना है 3 पेज में।
10 मार्क्स वाले या 7 मार्क्स वाले जो भी आते हैं, 3 पेज, एटलीस्ट 3 पेज में आपको लिखना है आंसर, तब फुल मार्क्स मिलता है। सो 3 पेज कवर करके आना है पूरा। क्लियर? सो अब नेक्स्ट है यूनिट, स्पेस एंड को एग्जिस्टेंस। एक्सप्लेन यूनिट, स्पेस एंड को एग्जिस्टेंस। सो फर्स्ट है यूनिट्स। यूनिट्स क्या है? नेचर जिससे मिलके बना है उन्हीं को यूनिट्स कहते हैं। सो दीज आर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लिमिटेड इन साइज। हर यूनिट लिमिटेड होती है अपने साइज में। अब मान लो ट्रीज एक यूनिट है नेचर की, तो लिमिटेड है ना, पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ पेड़ ही होंगे ना, सो लिमिटेड इन क्वांटिटी होती है। यूनिट इज काउंटेबल, यू कैन काउंट द यूनिट्स। अब मान लो कोई दुकान है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको आप पूरा नेचर मान लो, ठीक है, और उसमें टीवी है, फ्रिज है, ये कई सारी यूनिट है, अलग अलग टाइप की यूनिट्स है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल फोन है, माइक्रोवेव ओवन है, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होगा ना कि टीवी की इतनी यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स टीवी की हैं, 50 यूनिट्स फ्रिज की हैं, 65 यूनिट्स मोबाइल की हैं, 10 यूनिट्स माइक्रोवेव ओवन की है, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। एंड यूनिट इज काउंटेबल, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। क्लियर? एंड यूनिट का एग्जांपल क्या होता है? कुछ भी लिख दो, ह्यूमंस, एनिमल्स, एटम्स, ट्रीज, प्लांट, ग्रास, टीवी, मिरर, सब यूनिट्स हैं, तो यूनिट का एग्जांपल कुछ भी लिख देना। एंड याद रखना, दीज आर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिससे मिलकर नेचर बनता है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेस। दिस इज अनलिमिटेड एंटिटी, इसका कोई अंत नहीं है, ना इसको हम काउंट कर सकते हैं ना बाउंड कर सकते हैं। स्पेस को हम पकड़ नहीं सकते कि इतनी स्पेस है, उसको डिफाइन कर पाए, ठीक है। एग्जाम्पल, अब मान लो आपका लैपटॉप रखा है और फोन रखा है, उसके बीच में स्पेस है, तो क्या आप उस स्पेस को पकड़ सकते हो? नहीं बाउंड कर सकते ना। मैं बोलूं कि उस स्पेस को रस्सी से बांध दो, नहीं बांध सकते ना। सो स्पेस अनलिमिटेड होती है, यू कांट काउंट इट एंड इट कांट बी बाउंडेड, आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। क्लियर? सो यूनिट और स्पेस समझ आ गया होगा। थर्ड, को एग्जिस्टेंस। भैया ये तो पढ़ के ही आए हैं ना हम। इट इज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब दो डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग एक दूसरे के थॉट को एक्सेप्ट करें एंड साथ में रहने को तैयार हों, उस स्टेट को को एग्जिस्टेंस कहते हैं। दे इम्ब्रेस ईच अदर्स डिफरेंसेस, एक दूसरे की डिफरेंट आइडियोलॉजी, थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड साथ में रहने को तैयार होते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन एंड ट्री। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, ह्यूमन एंड ट्री कोएग्जिस्टेंस, ये तो नेचुरल सी बात है ना भाई, साथ ही में रहेंगे। नहीं, इस एग्जाम्पल को आप एक्सप्लेन करना कि ट्री की पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, ट्री की पत्तियां गिरती हैं तो ह्यूमंस परेशान होते हैं कि कितनी गंदगी फैल रही यार, ये पेड़ ना होता तो अच्छा होता, इसको काट दो, ये वो, गुस्साते हैं। लेकिन वो पल भर का गुस्सा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पेड़ कटवा देते हो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार ये सीजन है, पत्ते गिरेंगे, फिर से नए पत्ते उगेंगे, ये रोका नहीं जा सकता, एंड दिस ट्री इज हेल्पफुल फॉर मी, जब आप ये सब एक्सेप्ट कर लेते हो, को एग्जिस्ट करते हो, दूसरे ऑर्डर के साथ भी मिलके रहते हो, उस स्टेट को को एग्जिस्टेंस कहते हैं, ह्यूमन एंड ट्री। सो नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स। बहुत टफ समझते हैं बच्चे इसे, एक बार सुन लेना, एक बार ध्यान देना। फर्स्ट डेफिनेशन है गतनशील। गतनशील क्या होता है? द मटीरियल यूनिट्स आर ट्रांसफॉर्मेबल, देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग। एग्जांपल वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। गतनशील मतलब गति के साथ चेंज होने वाला, गति के साथ चेंज होने वाला मतलब कि टाइम के साथ चेंज होने वाला। सो जो मटीरियल यूनिट्स होती हैं, मटीरियल ऑर्डर पढ़ा था ना, सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग। वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है, 1 घंटे बाद वो आइस में चेंज हो सकता है, उसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कंपोजिशन कंफर्म नहीं है, देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग। अब टेम्परेचर है, अभी गर्मी है, कल बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है टेम्परेचर, ठीक है। तो मटीरियल यूनिट्स जो हैं, मटीरियल यूनिट्स जो हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड, देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसी चीज को हम गतनशील बोलते हैं। गतनशील, गतनशील की ट्रिक बना लो, गति के साथ चेंज होने वाला, गति के साथ चेंज होने वाला। क्लियर? नेक्स्ट है गठनपूर्ण। द अदर कैटेगरी ऑफ यूनिट्स डू नॉट ट्रांसफॉर्म एंड देयर कंपोजिशन इज सेम। एक ऐसी भी कैटेगरी है जिसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, एक बार जो बन गई वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। एग्जांपल एनिमल्स एंड ह्यूमन, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर, मतलब कि जिनका भी गठन कर दिया गया है, पूर्ण रूप से गठन हुआ है, पूर्ण रूप से गठन कर दिया गया, मींस देयर कंपोजिशन विल नॉट चेंज,
देयर कंपोजिशन विल बी सेम। एग्जाम्पल एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। गठन पूर्ण मतलब कि पूर्ण रूप से गठन हो चुका है, कंपोजिशन नहीं बदलने वाली। क्लियर? सो गतनशील मुझे बताना, गति के साथ चेंज होने वाला। नेक्स्ट, क्रिया पूर्णता, कंप्लीशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग इज क्रिया पूर्णता। क्रिया पूर्णता का मतलब है इंसानों में सही समझ का होना। क्रिया पूर्णता का मतलब है इंसानों में सही समझ का होना। कंप्लीशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग इज क्रिया पूर्णता। फोर्थ, आचरण पूर्णता। आचरण मतलब आपका क्या बिहेवियर है। आचरण मतलब एबिलिटी टू लिव, एबिलिटी टू बिहेव। आचरण पूर्णता मतलब एबिलिटी टू लिव विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड आचरण पूर्णता। एबिलिटी टू लिव विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड आचरण पूर्णता। इसमें से एक का याद रख लो, क्रिया पूर्णता याद रख लो। कंप्लीशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग इज क्रिया पूर्णता। सो आचरण पूर्णता में अपने आप चेंज कर देना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का होना। एक जगह है राइट अंडरस्टैंडिंग का होना, एक जगह है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीने को आचरण पूर्णता कहते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीने को आचरण पूर्णता कहते हैं। आचरण आपका कैसा है, बिहेवियर आपका कैसा है। क्लियर? सो बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट भी खत्म हो चुका है एंड मुझे पता है फोर्थ यूनिट थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन फिफ्थ यूनिट इसके कंपैरिजन में उतनी आसान है। बहुत आसान यूनिट है और मार्क्स स्कोरिंग है। सो उसके टॉपिक्स देख लेना, बहुत इजी है वो वाला। एंड हाँ, अभी होलिस्टिक अप्रोच पढ़ा रहा हूँ, वो इस वीडियो के लास्ट में आएगा तो उसको देख लेना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। तो कन्फर्मेंस, व्हाट इज कन्फर्मेंस? इट इज हाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिट इज प्रिजर्व्ड। किसी यूनिट के फंडामेंटल नेचर को प्रिजर्व रखने को कन्फर्मेंस कहते हैं। अब मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, विराट कोहली का नेचर अग्रेसिव है, उसका फंडामेंटल नेचर अग्रेसिव है, और एक कोच आता है जो उसका नेचर बदलना चाहता है, उसे सॉफ्टी बनाना चाहता है। तो ऐसा नहीं होता, वो कन्फर्मेंस नहीं है। कन्फर्मेंस ये है कि उसके अग्रेसिव नेचर को प्रिजर्व करने को, उसके अग्रेसिव नेचर को कंटिन्यू रखने को हम कन्फर्मेंस कहते हैं। किसी भी यूनिट के फंडामेंटल नेचर को प्रिजर्व रखने को और उसको कंटिन्यू कराने को कन्फर्मेंस कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा। मटेरियल ऑर्डर में कन्फर्मेंस कैसे मेंटेन होता है। टेक आयरन फॉर एग्जाम्पल, ईच एटम ऑफ आयरन कंफर्म्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। देयर इज नो एटम ऑफ आयरन दैट विल बी अनलाइक द अदर एटम ऑफ आयरन। इफ इट वर, वी वुड नॉट कॉल इट आयरन, we call this constitution conformance. The material order exhibits constitution conformance. मतलब कि आयरन का एटम है, ठीक है, तो जितने भी आयरन के एटम होंगे वो सेम स्ट्रक्चर के होंगे ना। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन चेंज कर दिया तो फिर वो कोई और एलिमेंट बन जाएगा, तो फिर वो आयरन का एटम नहीं रह जाएगा। सो ईच एटम ऑफ आयरन कंफर्म्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। ईच एटम ऑफ आयरन स्टिक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। क्लियर? यानी कि वो अपने फंडामेंटल नेचर को कंटिन्यू रखता है, चेंज नहीं होने देता। इसी को कन्फर्मेंस कहते हैं। एंड मटेरियल ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फर्मेंस होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जो उनका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वैसा ही स्ट्रक्चर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कन्फर्मेंस इंश्योर्ड होता है। मटेरियल ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कन्फर्मेंस इंश्योर्ड होता है। इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मटेरियल ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कन्फर्मेंस इंश्योर्ड होता है। सेकेंड, प्लांट एंड बायो ऑर्डर। A neem seed will always sprout a neem plant. नीम की सीड डालोगे मिट्टी में तो उससे नीम का ही पौधा निकलेगा ना, नीम का ही पेड़ बनेगा। All of us know this. Its fruit, its leaf, the taste of the leaves, the color of the leaves, all this information, this basic information of every neem plant are stored in the seed. मतलब कि उसके फल का स्वाद, उसकी पत्तियों का स्वाद, उसके पत्तियों का कलर किसमें छुपा हुआ है? सब सीड में छुपा हुआ है ना, सीड। अगर नीम की सीड की जगह आप मैंगो की सीड डाल दोगे तो अलग पत्तियां निकलेंगी, अलग फ्रूट निकलेगा, फ्रूट का स्वाद अलग होगा, पत्तियों का कलर अलग होगा। क्लियर? सो प्लांट ऑर्डर में सीड डिटरमाइन कर रही है कि क्या निकलने वाला है एंड फंडामेंटल नेचर कैसे कंटिन्यू होने वाला है। हेंस वी से दैट अ प्लांट कंफर्म्स टू द सीड और हैज सीड कन्फर्मेंस। प्लांट ऑर्डर हैज सीड कन्फर्मेंस। सीड के द्वारा मेंटेन की जाती है फंडामेंटल नेचर। प्लांट ऑर्डर में सीड्स के थ्रू कन्फर्मेंस मेंटेन होती है। क्लियर? एनिमल ऑर्डर, वी सी दैट अ काउ इज ऑलवेज लाइक अ काउ एंड अ डॉग इज ऑलवेज लाइक अ डॉग. Animals conform to their lineage. How animals are, their behavior is according to their lineage they belong to, the lineage they come from. Hence, we say that an animal conforms to its breed
और हैज ब्रीड कन्फर्मेंस। एनिमल ऑर्डर में ब्रीड कन्फर्मेंस होता है, एनिमल के ऑर्डर में ब्रीड कन्फर्मेंस होता है। उनका नेचर, उनका भौंकने का स्टाइल, उनका म्यो करने का स्टाइल सब किस पे बेस्ड होता है? सब किस पे बेस्ड होता है? उनकी ब्रीड पे। डॉग एक स्पीशीज है लेकिन उसकी भी कई सारी ब्रीड होती हैं, एंड उसी ब्रीड के बेसिस पे उस ब्रीड के जितने भी लोग हैं अपने फंडामेंटल नेचर को कंटिन्यू रखते हैं, उस यूनिट को प्रिजर्व रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ब्रीड कन्फर्मेंस। ब्रीड के थ्रू वो कन्फर्मेंस में रहते हैं। फोर्थ, ह्यूमन ऑर्डर। वी कैन सी दैट वी ह्यूमंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर लाइनेज और रेस एज इन एनिमल्स. We may pick up something from our parents as we grow up, but we are usually very different in many ways from them. We humans are according to our imagination, according to our desires, thoughts and selection in eye. मतलब कि एनिमल ऑर्डर की तरह ह्यूमन ऑर्डर में ब्रीड से कुछ नहीं होता। आप सेम परिवार में पैदा हुए हो लेकिन आपके फादर का अलग बिहेवियर हो सकता है, आपका अलग बिहेवियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वी ह्यूमंस आर अकॉर्डिंग टू आवर इमेजिनेशन, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स, थॉट एंड सिलेक्शन इन आई। हमारा नेचर हमारी इमेजिनेशन, हमारी डिजायर, थॉट्स एंड सिलेक्शन इन आई के बेसिस पे होता है। क्लियर? सो ह्यूमंस में संस्कार कन्फर्मेंस होती है। ह्यूमन में संस्कार कन्फर्मेंस। एक पिक थी, पता नहीं कहां चली गई यार। सो ह्यूमन में संस्कार कन्फर्मेंस होती है। ह्यूमन में संस्कार कन्फर्मेंस। सो आई थिंक कन्फर्मेंस क्लियर होगा। हाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिट इज प्रिजर्व्ड। किसी भी यूनिट के फंडामेंटल नेचर को कैसे प्रिजर्व रखा जाता है उसी को हम कन्फर्मेंस कहते हैं। इस टेबल को एक बार देख लेना, इसमें प्रॉपर्ली बताया गया है कि किसमें कौन सा कन्फर्मेंस होता है। मटेरियल ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्मेंस, प्राणिक ऑर्डर में सीड कन्फर्मेंस, एनिमल ऑर्डर में ब्रीड कन्फर्मेंस, ह्यूमन ऑर्डर में राइट वैल्यूज और संस्कार कन्फर्मेंस। और एग्जांपल्स मैंने बता दिए, वो सेम एग्जांपल आप लिख के चले आना। इसमें एटम का एग्जांपल समझाया, इसमें नीम सीड का एग्जांपल समझाया, इसमें डॉग्स का एग्जांपल लिख देना कि सेम स्पीशी के डॉग्स होते हैं लेकिन उनमें भी अलग अलग ब्रीड होती है, अलग अलग नेचर होता है, एंड ह्यूमन ऑर्डर का एक्सप्लेन कर देना। क्लियर? सो बढ़ते हैं आगे। तो यार बता दूं, जैसे मैं पैसों को लेकर इंडिपेंडेंट हो गया, तुम्हारे क्लासमेट्स जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने मम्मी पापा पर डिपेंड नहीं करते हर चीज के लिए कि मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे पिज्जा खाना है तो पैसे मांगने पड़े घर से। वैसे ही तुम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, बस तुमको कुछ करना नहीं है। हम लोगों ने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके निकाल लिए हैं। सो अगर यार तुम भी जानना चाहते हो, पापा मम्मी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो कि पापा इतने रुपए भेज दो मुझे ये खाना है, इतने भेज दो मुझे मसूरी की ट्रिप पे जाना है, मुझे मनाली की ट्रिप पे जाना है, तो कुछ नहीं करना, वीडियो पर चले जाओ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर कई लोग ने आकर मुझसे क्वेरी पूछी है, तो तुम भी आ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और जो भी क्वेरी हो पूछ लेना। ओके? एंड अब पैसिव इनकम जनरेट करना सीख लो। एक्टिव तो हम 4th ईयर के बाद जनरेट करेंगे, तब तक पैसिव से इतने पैसे कमा लो कि आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। क्लियर? इस टॉपिक को भी देख लो। स्वत्व, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इनकी डेफिनेशंस को बस याद कर लो। इनकी डेफिनेशंस को याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पहले समझते हैं इनेटनेस क्या होता है। इनेटनेस भी 2 मार्क्स में आ सकता है, तो एक बार देखो। इनेटनेस मतलब टू एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट। अपने नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करने को इनेटनेस कहते हैं। अपने नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करने को इनेटनेस कहते हैं। अब देखते हैं स्वत्व क्या होता है। स्वत्व हिंदी वर्ड है, तो सत्व का मतलब है इनेटनेस ऑफ सेल्फ, द नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मनी। सो आप इसको याद कर लो एंड इसको समझ लो। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मनी, हार्मनी को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेने को स्वत्व कहते हैं। स्वत्व मतलब अपने अंदर उतार लिया, नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया हार्मनी के कॉन्सेप्ट को। स्वत्व मतलब अपने अंदर उतार लिया, नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया हार्मनी को। इसको क्या कहते हैं? स्वत्व। इट इज इनेटनेस ऑफ सेल्फ, इनेटनेस ऑफ सेल्फ। स्वतंत्रता मतलब कि बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ। अपने साथ हार्मनी में रहने को स्वतंत्रता कहते हैं। अपने साथ हार्मनी में रहने को, बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ को रहने को स्वतंत्रता कहते हैं। इट इज बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। एंड स्वराज्य मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की छूट होना। स्वराज्य, हम स्वराज्य हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की छूट होने को सेल्फ एक्सप्रेशन कहते हैं। सो स्वत्व मतलब कि अपने अंदर हार्मनी के कॉन्सेप्ट को उतार लेना, नेचुरली एक्सेप्ट कर लेने को स्वत्व कहते हैं। स्वतंत्रता मतलब कि हम फ्री हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम हार्मनी में अपने साथ। एंड स्वराज मतलब एक्सप्रेशन को हम फ्री हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता।
The Swattva is already there in each one of us. By being in dialogue with it, we attain Swatantrata, enabling us to work for Swaraj. स्वत्व हम सब में होता है, आई के साथ बात करके, being in harmony with oneself, आई के साथ बात करके हम स्वतंत्रता अचीव करते हैं, एंड इसी कॉन्सेप्ट पे काम करके हम स्वराज्य पाते हैं। क्लियर? तो 2 मार्क्स में आ सकता है, इसको याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना इस चीज में, एंड टाइम मत देना। क्लियर? एंड हाँ, पैसिव इनकम अगर अर्न करनी है, बैठे बैठे पैसे कमाना है, और ये सब नहीं है आलतू फालतू तरीके की अफिलिएट मार्केटिंग करो, प्रमोशन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाओ, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? रियल ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रैक्टिकल तरीकों से पैसे कमाने के बारे में बताया है। ठीक है? सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और मुझे या तो पर्सनल मैसेज कर देना वहां पे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डालूंगा ही। सो अगर साइड इनकम कमाने के लिए इंटरेस्टेड हो बिना कुछ काम किए तो ज्वाइन कर लेना। आपके एग्जाम के बाद मैं ग्रुप पे डालूंगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। ठीक है? सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या तो खुद पूछ लेना, नहीं तो पेपर के बाद आपकी वो जर्नी शुरू करेंगे साथ में। ठीक है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। होलिस्टिक का मतलब होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लाइफ के एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में हम अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, होलिस्टिक वे में लाइफ को कैसे जी सकते हैं। चलो देखते हैं। पहला स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इंटीग्रेट करके रखो अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को एंड अपनी आत्मा को। ये कैसे होगा? योगा करने से, ध्यान करने से, तभी होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ हम अचीव कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। सेकेंड स्टेप, एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन एंड बैलेंस। इस पे फोकस करो कि कोई भी दुर्घटना, कोई भी मिस हैपनिंग होने से बचे, प्रिवेंट कर सको उसे। ये कैसे हो सकता है? हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस से। आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो आपको हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस अडॉप्ट करनी होगी, सच एज प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हेल्थी लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी आप बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हो। थर्ड, रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? मतलब कि एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी, लोग, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी रिस्पेक्ट आप करोगे, सो होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ोगे। फोर्थ, हार्मनी होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स। अपने साथ, अपने दिमाग के साथ आपको शांत रहना होगा। हार्मनी इन माई सेल्फ, हार्मनी इन फैमिली रखनी होगी, हार्मनी इन सोसाइटी रखनी होगी, हार्मनी इन नेचर रखना होगा। सीधी सी बात है, हार्मनी एट ऑल लेवल्स होगी, सो होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ हम जी रहे होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट होगा, सो होलिस्टिक वे हम जी रहे होंगे। एम्फेसिस होगा प्रिवेंशन पे, सो हम होलिस्टिक लाइफ जी रहे होंगे। एंड होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ हम कैसे जी सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके। क्लियर? सो दिस इज होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, जहां भी आप 4 चीजें कर रहे होते हो। क्लियर? होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी वो होती है जो पीपल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, हेल्पफुल हो यूजर्स के लिए। ठीक है? होलिस्टिक मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए। होलिस्टिक का ये मतलब है कि सब कुछ अच्छा। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी शुड बी पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू यूजर्स। होलिस्टिक अप्रोच इज डेवलप्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर सही समझ होगी तभी आप होलिस्टिक टेक्नोलॉजी बना पाओगे। अगर सही समझ होगी तभी आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर पाओगे। होलिस्टिक अप्रोच मीन्स कंपैटिबल विद नेचर। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच होती क्या है? वो अप्रोच जो नेचर के साथ, लोगों के साथ कंपैटिबल हो, उसी को होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। एंड इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है उसे होलिस्टिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि पीपल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो एंड हेल्पफुल टू यूजर्स हो। क्लियर? सो इसी के साथ हमने यूनिट 4 यूएचवी की यूनिट 4 को फोड़ दिया है। आई होप सारे टॉपिक समझ आ चुके होंगे यूनिट 4 के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भूलना मत, 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इन चीजों को आपको पढ़ के ही जाना है। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। मोस्ट इजी यूनिट होने वाली है यूएचवी की, एंड 5th यूनिट को पढ़ के हम 80% मार्क्स की ओर आगे बढ़ चलेंगे। ओके, बाय बाय।